Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. कल की क्लास में हमने थिन सिलेंडर को कंप्लीट कर लिया था. थिक सिलेंडर आज हम पढ़ने वाले हैं. थिक सिलेंडर में बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इस टॉपिक को नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इनमें भी, तो उन पॉइंट्स को मैं कवर करूँगी. यहाँ पे बात करेंगे किसकी? थिक सिलेंडर की. थिक सिलेंडर, राइट. थिक सिलेंडर और थिन सिलेंडर में सबसे पहले डिफरेंस क्या है? तो सबसे जो पहला डिफरेंस है वो क्या है? थिकनेस का. वहाँ पे थिकनेस डी इंटरनल डायमीटर के 10 to 15 पार्ट्स के से कम होता था. यहाँ पे जो थिकनेस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. यहाँ पे थिकनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो थिकनेस का फ़र्क आ गया. थिकनेस का फ़र्क होने से क्या होता है? जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा प्रेशर के मतलब कोई आप कह सकते हो अगर कोई सिलेंड्रिकल शेल है तो वहाँ पे अगर ज़्यादा हमें प्रेशर को स्टोर करना है, ठीक है, प्रेशर मेंटेन करके चलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर को स्टोर करके चलना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? थिक सिलेंडर को यूज़ करते हैं, क्योंकि थिन सिलेंडर तो बर्स्ट हो जाएगा. जब वो बर्स्ट हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. तो थिक सिलेंडर के हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हाई प्रेशर की बात होती है, जब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर की बात हो तो वहाँ पे हम थिक सिलेंडर को यूज़ करते हैं और उसकी थिकनेस जो होती है इससे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे. थिक सिलेंडर के केस में क्या है? एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं लेम्स थ्योरम. एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं लेम्स थ्योरम. ठीक है, लेम्स थ्योरम क्या कहता है? जब भी एक मतलब आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि लेम्स थ्योरम किस पे बेस्ड है या किससे एसोसिएटेड है, तो ये है क्या? किससे? थिक सिलेंडर से. अगर लेम्स थ्योरम की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड है? थिक सिलेंडर से है, ना कि थिन सिलेंडर से है. ठीक है, लेम्स थ्योरम की बात की जाए तो वो थिक सिलेंडर से रिलेटेड है. तो लेम्स थ्योरम जो कहता है उन्होंने क्या किया? लेम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हो ये अजम्पशंस इन्होंने माने हैं थिक सिलेंडर के लिए. उन अजम्पशंस को हम देख लेते हैं. अजम्पशंस क्या है? पहला तो अजम्पशन इन्होंने ये दिया था कि जो मटेरियल है, होता क्या है, जो थिक सिलेंडर की जब हम बात करते हैं, थिन सिलेंडर के केस में क्या होता था? जब भी प्रेशर हमने लिया या जब भी स्ट्रेसेस डेवलप हुए, वो स्ट्रेसेस क्या होते थे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते थे. क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते थे? उसका एक रीज़न है क्योंकि थिकनेस क्या होती थी? उसकी कम होती थी. लेकिन जैसे जैसे सिलेंडर की थिकनेस आप बढ़ाते जाओगे उनमें स्ट्रेसेस का वेरिएशन होता जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेस जहाँ पे हमने वहाँ पे हूप स्ट्रेस लिया, हूप स्ट्रेस की वैल्यू PD/2 हमने 2T डायरेक्टली लिख दी, तो वहाँ पे हमने इनर आउटर सरफेस पे हर जगह हमने PD/2T ही ली है, वहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ. लेकिन अगर थिक सिलेंडर की बात करेंगे तो थिक सिलेंडर में क्या है? अगर थिकनेस इतनी ज़्यादा है, आप सोच के देखो, अगर थिकनेस इतनी है और हम यहाँ पे इसके अंदर गैस भरी हुई है, कोई गैस है यहाँ पे या स्टीम है, तो जो स्टीम जब प्रेशर लगाएगी इधर, जब स्टीम प्रेशर लगाएगी तो क्या प्रेशर की वैल्यू या स्ट्रेस जो डेवलप होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे क्या दोनों में फ़र्क नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्टेंस मूव करते जाएंगे, यहाँ से सरफेस की तरफ जाएंगे, इनर सरफेस से हम टॉप सरफेस पे जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रेसेस का वेरिएशन होने लगेगा. यहाँ पे ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, कुछ कम होगा, कुछ कम होगा, हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसीलिए हम लेम्स थ्योरम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसेस का वेरिएशन हो रहा है. वहाँ स्ट्रेसेस का वेरिएशन नहीं होता था थिन सिलेंडर के केस में, क्योंकि वहाँ पे थिकनेस ही बहुत कम थी. इन्होंने अजम्पशन क्या दिए इसके? पहला अजम्पशन है कि जो मटेरियल है सिलेंडर का वो क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस होना चाहिए. दूसरा, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए. होमोजीनियस क्या होता है? आइसोट्रॉपिक क्या होता है? ये सारी चीज़ें मैंने पहले क्लास में डिस्कस की हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो. होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक. तीसरा जो पॉइंट है, इन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वो कांस्टेंट होनी चाहिए.
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ये कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ध्यान ये देना है, इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात की है, ना कि इन्होंने हुप या सरकमफेरेंशियल की बात की है। यहाँ पे क्या किया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इन्होंने कांस्टेंट माना हुआ है और साथ में ये भी कहा है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द शेल। ये क्या होना चाहिए, जो रेडियस है उसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, रेडियस के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि ये अजम्पशन क्या है। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक आप पहले क्लासेस में जाके देख सकते हो। ये अजम्पशन हो गई किसकी, लेम्स थ्योरी की। देखा क्या हमने अभी तक कि थिक सिलेंडर की बात वहाँ पे होती है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या था, थिकनेस क्या होती है इसकी, इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेम्स थ्योरम किससे एसोसिएटेड है या किससे रिलेटेड है, थिक सिलेंडर से। अजम्पशंस हमने देख लिए। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इन्होंने कांस्टेंट माना है। ये मैं नहीं कह रही, ये लेम्स थ्योरम ने, जो लेम्स थ्योरम है वहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या करेंगे, जब ये कांस्टेंट हो गया, लॉन्गिट्यूडनल कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हूप स्ट्रेस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हूप स्ट्रेस की। तो हूप स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हूप स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है थिक सिलेंडर के केस में। ये अज्यूम करते हैं ये सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस देख लेते हैं। ये सिलेंडर की एक्सिस है, ये एक्सिस हो गई। एक्सिस हालांकि उस डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि जब लॉन्गिट्यूडनल लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होगा, एक्सिस कुछ उस तरीके से जाएगी अंदर की साइड से। इट मीन्स कि एक्सिस कैसे होगी, इस तरीके से। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ ये शो किया है, एक लाइन शो की हुई है जो दोनों को कट कर रही है बराबर बराबर पार्ट्स में। क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से आप करो और ये जो है इस तरीके से डिक्रीज़ होगा। ये क्या है, सरकमफेरेंशियल या फिर हूप स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सिग्मा एच और यहाँ पे सिग्मा एच। यहाँ पे जो सिग्मा एच की वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम और यहाँ पे जो सिग्मा एच है वो क्या है, वो मिनिमम है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। सिग्मा एच की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है और यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हूप स्ट्रेस जो है मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितनी आएगी। आप कह सकते हो कि आउटर सरफेस पे कितना आएगा या फिर इनर सरफेस पे कितना आएगा हूप स्ट्रेस की वैल्यू थिक सिलेंडर के केस में। थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे थिक की बात कर रहे हैं और थिन में जो स्ट्रेसेस होते थे वो क्या होते थे, यूनिफॉर्म होते थे। यहाँ पे स्ट्रेसेस जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं हैं। तो अगर हूप स्ट्रेस, अगर ये चीज़ है, ये क्या है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, इसकी रेडियस है जिसको हम इनर रेडियस कह देते हैं। ये चीज़ जो है बाहर वाली सरफेस पे, ये इसका आउटर रेडियस है। ठीक है, ये चीज़ इनर रेडियस हो गई और ये चीज़ पूरी जो है आउटर रेडियस हो गई। तो हूप स्ट्रेस की वैल्यू, अगर हम अंदर हमने कोई भी स्टीम या फिर कोई भी गैस भरी है जिसकी वजह से इंटरनली, अगर इंटरनली हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, इंटरनली प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हूप स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ये तो जाहिर सी बात है कि इनर रेडियस पे और आउटर रेडियस पे दोनों पे वेरिएशन होगा। इनर पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी और आउटर पे क्या होगी, कम होगी। तो कितनी ज़्यादा और कितनी कम होगी, इनर रेडियस का देख लेते हैं सबसे पहले। इनर रेडियस पे और एक आपका है हूप आउटर रेडियस पे। ये हो गया इनर रेडियस पे। इनर मतलब यहाँ पे आर आई का टर्म लेंगे और आउटर के लिए आर आउटर वाला टर्म लेंगे। तो इनर सरफेस की अगर बात की जाए हूप स्ट्रेस की, तो इसकी वैल्यू जो होती है पी आर आउटर स्क्वायर प्लस आर इनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ये हो गई इनर रेडियस।
इनर रेडियस पे हुप स्ट्रेस की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आउटर की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे इस सरकमफेरेंस पे, यहाँ पे हमने यहाँ का देख लिया था। अब यहाँ के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो होगा हुप स्ट्रेस, उसकी वैल्यू निकल के आएगी 2p RI स्क्वायर डिवाइड बाई R0 स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, आउटर रेडियस पे वैल्यू निकल के आ गई, किसकी, हुप स्ट्रेस की। ध्यान क्या देना है कि इंटरनली प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इंटरनली के लिए अलग फॉर्मूला होगा इनर और आउटर सरफेस के लिए, और एक्सटर्नली जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए इनर और आउटर के लिए हुप स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये क्या हमने देखा था, इंटरनली प्रेशर जब डेवलप हो रहा है तो इनर रेडियस पे और आउटर रेडियस पे हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि इनर पे ज़्यादा होगा या फिर आउटर पे हुप स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, या कहाँ ज़्यादा होगा या कहाँ कम होगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो इनर सरफेस होता है वहाँ पे हुप स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे, आउटर सरफेस की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई इंटरनली प्रेशर डेवलप किया है हमने। अगर हम प्रेशर को आउटर साइड से अप्लाई करें तो होता क्या है कि जब हम प्रेशर अंदर की साइड से अप्लाई करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, टेंसाइल नेचर का लेते हैं। वो हमने पिछली क्लास में भी देखा था जब हम थिन सिलेंडर पढ़ रहे थे। जब हम अंदर की साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, ऊपर की साइड स्ट्रेचिंग होती है। जब स्ट्रेचिंग होती है तो वो क्या होता है, फैलता है। इट मीन्स कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर बाहर की साइड से ले, अगर एक्सटर्नली प्रेशर डेवलप हो रहा है, बाहर की साइड से आ रहा है, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, वो उस चीज़ को दबा रहा है, उस चीज़ को कॉम्प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलप होगा स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस, कहाँ पे, इनर रेडियस पे, और एक स्ट्रेस होगा कहाँ, आउटर रेडियस पे। तो वो दोनों की जो वैल्यू होगी वो पहली बात तो कि नेगेटिव होगी, पहली बात ये कि नेगेटिव होगी। अब वैल्यू क्या होगी, ये होगी -2p R आउटर स्क्वायर डिवाइड बाई R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर। ये किसकी हो गई, इनर की वैल्यू, 2p R आउटर स्क्वायर डिवाइड बाई R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आउटर सरफेस की बात करी जाए या आउटर रेडियस पे कितना होगा हुप स्ट्रेस की वैल्यू, कब, जब एक्सटर्नली प्रेशर डेवलप करेंगे तो उस केस में हो जाएगा ये p R आउटर स्क्वायर प्लस R इनर स्क्वायर डिवाइड बाई R आउटर स्क्वायर अपॉन R इनर का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हुप स्ट्रेस, जब आउटर हुप स्ट्रेस की वैल्यू जब हम आउटर पे लगाएंगे, या आउटर पे जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है किसकी वजह से, जब हम प्रेशर को एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देख लिया है कि इंटरनली जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनर और आउटर सरफेस पे क्या होगा, हुप स्ट्रेस। जब इंटरनली करेंगे, इसके पहले हमने वो देखा था कि इनर और आउटर पे क्या होगा, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमने हुप स्ट्रेन की वैल्यू हमने क्या की थी, कांस्टेंट मानी हुई थी वहाँ पे। लेम्स थ्योरम यही कहता है कि हमें वहाँ पे उसको मान के चलना है, इसलिए हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हुप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम आता है रेडियल स्ट्रेस की। रेडियल स्ट्रेस के बारे में अगर देखा जाए तो रेडियल स्ट्रेस क्या होता है, जो रेडियस के अलॉन्ग काम करता है, रेडियली काम करता है। रेडियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है, रेडियल, हमने थिन सिलेंडर के केस में रेडियल स्ट्रेस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो क्या होता था, सिग्मा एच और सिग्मा एल से उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती थी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है। ऐसे तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, थिकनेस ज़्यादा है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका क्या, रेडियल स्ट्रेस। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है, अगर ये चीज़ क्या है, आर, ये सेंटर है इसका, दिस इज़ आर इनर, और ये क्या है, आर आउटर है। तो यहाँ पे जो इनर सरफेस होगा वहाँ पे रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी।
बाहर की तरफ जब आ रहे हैं, जब आउटर सरफेस पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे सिग्मा आर आउटर पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इस मिनिमम की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमें साफ पता चल रहा है ये क्या है, 0 है। तो रेडियल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम कहाँ होगा, इनर सरफेस पे होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिनिमम कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा। तीसरा पॉइंट, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। रेडियल सरफेस कहाँ, रेडियल स्ट्रेसेस कहाँ लगते हैं, रेडियली लगते हैं, ठीक है, रेडियस के अलॉन्ग लगते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे बनता है रेडियल स्ट्रेस पे कि अगर रेडियल स्ट्रेस किस तरीके से वेरिएशन होता है उसका, तो ये क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हाइपर बोलिकली वेरिएशन होता है उसका, ठीक है, हाइपरबोलिकली वेरिएशन होता है किसका, सिग्मा आर का। तो यहाँ पे थिक सिलेंडर कंप्लीट होता है। यहाँ पे डेरिवेशन मैंने पहले ही बोला, डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हर एक चीज़ के लिए आप डेरिवेशन भी देख लो। डेरिवेशन बुक में है, दिया हुआ है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिनिमम कितनी वैल्यू होगी, क्या होती, कहाँ होगा, किस तरीके से वेरिएशन होता है, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टाइप के। तो ठीक है, आज थिक सिलेंडर कंप्लीट होता है। थैंक यू।